India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर पूजा या अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी द्वारा मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के मामले पर दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यूपी सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया 21 फरवरी को नोटिस जारी करे। इस बीच उत्तरदाताओं द्वारा 2 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उत्तरदाताओं को कुएं के संबंध में किसी भी नोटिस पर अमल नहीं करना होगा। साथ ही सीजेआई की नगर पालिका द्वारा वहां हरि मंदिर और कुएं के पास पूजा की इजाजत दिए जाने के आदेश पर लगाई रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय करें। हालांकि मामले पर सुनवाई खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका में सिर्फ मस्जिद के पास के कुएं के मामले को उठाया गया है। ऐसे में यह आदेश इस कुएं तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में संभल के अन्य स्थलों का भी जिक्र किया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कोर्ट को बताया कि हम सिर्फ इसी कुएं तक ही सीमित हैं। इसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक का आदेश केवल इस कुएं तक ही सीमित रहेगा। अदालत शाही जामा मस्जिद संभल प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एक सिविल कोर्ट ने वकील हरिशंकर जैन और 7 अन्य द्वारा दायर एक मुकदमे में निर्देश जारी किया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान एक ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था। नवंबर 2024 में शीर्ष अदालत ने आदेश के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर अधिकारियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। मामले में अपने नवीनतम आवेदन में मस्जिद समिति ने अदालत को बताया कि संभल जिला प्रशासन पुराने मंदिरों और कुओं के तथाकथित पुनरुद्धार के अपने अभियान में प्रस्तावित सार्वजनिक पहुंच को प्रचारित कर रहा था। मस्जिद के पास स्थित कुएं का उपयोग आरोप है कि नोटिस में मस्जिद को मंदिर के रूप में पेश किया गया था। लगाई थी और उसमें उन्होंने मांग की थी कि जो इस तथाकथित मस्जिद के बाहर वेल है, जो वो मानते हैं कि पार्शली ये वेल मस्जिद के अंदर और पार्शली ये वेल मस्जिद के बाहर है, इस पे यथास्थिति मेंटेन रखा जाए, स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीनियर काउंसिल है मिस्टर नटराज साहब, उनको सुनने के बाद और मैं भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, सुनने के बाद कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी से कहा है कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट इसमें फाइल करें। साथ ही साथ हमें भी डिटेल काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि जो आपकी नोटिस है क्वा दिस वेल, इस वेल से संबंधित उसमें अगली डेट तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी निर्धारित की गई। बाकी जो नगर निगम का वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान है, रिवाइवल प्लान है, जो पिलग्रिम साइट डिक्लेयर करने का प्लान है, उस पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे प्रोसीड कर रही है वो करती रहेगी। एनेक्शन नंबर 5 पे जो नोटिस है उस पर कोई रोक नहीं है, पर जो इस तथाकथित वेल है इसके आसपास जो नोटिस है कोर्ट ने सिर्फ उस पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ 2011 के अवैध खनन मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट को अंतिम समय विस्तार दिया। रेड्डी के खिलाफ 2011 में एफआईआर दर्ज की गई थी और यह मामला 13 साल से अधिक समय से लंबित है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया
कि ट्रायल कोर्ट 9 नवंबर 2022 से शुरू होने वाले मुकदमे को बिना किसी चूक के 6 महीने के भीतर पूरा करे। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 4 महीने का समय विस्तार दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी कहा कि MA के निपटारे के दौरान सुनवाई के लिए समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। 2016 में रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन पर लगाई गई जमानत की शर्तों को हटाया जाए, हालांकि इसे खारिज कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वे मुकदमे को तेजी से पूरा करने का प्रयास करें। जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए एक और आपराधिक विविध याचिका दायर की गई, जिसे 2017 में खारिज कर दिया गया। 2021 में फिर से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें कोर्ट ने अंतरिम राहत के रूप में जमानत की शर्त को संशोधित किया और उन्हें संबंधित जिले के SP को पूर्व सूचना देने पर ही बेल्लेरी, अनंतपुरम और कुडप्पा जाने की अनुमति दी। इसने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जब उसने अंतिम राहत के लिए आवेदन पर सुनवाई की तो यह तर्क दिया गया कि मुकदमे में देरी जारी है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट से राहत भी मांगी गई कि उसे कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कुडप्पा में प्रवेश करने, रहने और काम करने की अनुमति दी जाए। जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि यह राहत नहीं दी जाएगी, हालांकि क्योंकि ऐसी गंभीर आशंकाएं हैं कि वह मुकदमे को प्रभावित करेंगे। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को प्रतिदिन के आधार पर ट्रायल करने और बिना किसी चूक के 6 महीने के भीतर निष्कर्ष निकालने का निर्देश देते हुए MA का निपटारा कर दिया। इसमें रेड्डी को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कुछ समय के लिए बेल्लारी में रहने की अनुमति दी, जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। CJI जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करता है तो इसमें हर्जी क्या है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 मामलों की एक साथ सुनवाई किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल जज के बेंच के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील ने तर्क दिया था कि सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई करने से जटिलताएं पैदा होंगी, क्योंकि ये सभी प्रकृति में समान नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करे, एक साथ केस ट्रांसफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल 2025 की तारीख नियत की। मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद समिति की ओर से दायर अन्य याचिकाओं पर भी विचार कर रहा है। इसमें मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। वहीं एक और याचिका जिसमें पूजा स्थल अधिनियम के तहत वादों को अवैध घोषित करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है। ये प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की निरीक्षण प्रक्रिया के लिए वकील कमिश्नर नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। मुंबई मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए आरे जंगल में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को कहा कि हमारी अनुमति के बिना कोई पेड़ न काटा जाए। जस्टिस अभय एस ओक ने कहा, मुंबई नगर निगम बिना कोर्ट की इजाजत के पेड़ काटने का कोई आदेश जारी नहीं करेगा। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 5 मार्च को की जाएगी। कोर्ट 5 मार्च 2025 को मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए आरे जंगल की पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोर्ट को सूचित किया कि क्षेत्र में और पेड़ों की कटाई का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नवंबर 2022 में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आरे क्षेत्र में मेट्रो कार शेड की अनुमति देने का फैसला अस्वीकार कर दिया था।
MMRCL को पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। अप्रैल 2023 में कोर्ट ने 84 पेड़ों की अनुमति देने के बावजूद 177 पेड़ों को काटने की मांग करने के लिए MMRCL पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो 3 कार शेड के निर्माण पर लगी रोक हटा दी थी। शिंदे ने राज्य प्रशासन को कांजूर मार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में मेट्रो 3 कार शेड बनाने का निर्देश दिया था। आरे क्षेत्र में कार शेड स्थापित करने के फैसले को पर्यावरणविदों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस परियोजना में सैकड़ों पेड़ों को काटा जाना है। बाद में ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना को कांजूर मार्ग में स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2020 को मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर द्वारा कांजूर मार्ग क्षेत्र के मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए 102 एकड़ जमीन के आवंटन के आदेश पर रोक लगा दी थी। अदालत ने अधिकारियों को उक्त जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य करने से रोक दिया था। इससे पहले अक्टूबर 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कार शेड के निर्माण के लिए क्षेत्र में 2000 से अधिक पेड़ों को काट दिया था। क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद केवल 24 घंटों के भीतर पेड़ों को काट दिया गया था। पेड़ों की कटाई के बाद पूरे शहर में स्थानीय आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। तब पुलिस ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं समेत कम से कम 29 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मेट्रो 3 कार शेड को 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सबसे पहले आरे में बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय NGO वन शक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद फडणवीस भी इसी प्रस्ताव पर आगे बढ़े, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कार शेड के लिए आरे में पेड़ काटे जाने का कड़ा विरोध किया था। PFI के पूर्व अध्यक्ष ई अबू बकर ने UAPA के मामले में उनको अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 28 मई के फैसले को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता को देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 17 जनवरी को तय कर दी। हालांकि जस्टिस MM सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देकर नहीं लगता कि कोई गंभीर मामला है। अबू बकर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 2022 में PFI पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। एजेंसी के मुताबिक PFI उसके सदस्यों और पदाधिकारियों ने देश भर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची और इस मकसद के लिए अपने कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे। अबू बकर ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि UAPA के तहत उनके खिलाफ NIA के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया था कि वह 70 वर्ष के हैं और कैंसर से पीड़ित हैं, जो पार्किंसंस रोग से जूझ रहे हैं और अपनी हिरासत के दौरान उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कई बार जाना पड़ा। NIA ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि यह दिखाने के लिए सामग्री मौजूद है कि अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे थे। इसमें कहा गया था कि अबू बकर के खिलाफ कई मामले हैं और अगर उसे रिहा किया जाता है तो कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। 2022 में संगठन और उसके सहयोगियों और राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से पहले की गई कार्रवाई के दौरान कई राज्यों में PFI के कई कथित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था। NIA ने आतंकी गतिविधियों को कथित समर्थन देने के आरोप में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। अबू बकर को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया। ये छापे केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली और राजस्थान में मारे गए। फरवरी में हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को अबू बकर की बीमारियों का नियमित और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश उसे जेल में रखने के बजाय घर में नजरबंद रखने की याचिका को खारिज करते हुए दिया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामले में एक जनहित याचिका से उत्पत्ति हुई है, जिसमें महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 के तहत वृक्ष प्राधिकरण के गठन और कामकाज की वैधता पर सवाल उठाया गया है। जनहित याचिका पेड़ों की कटाई के लिए वृक्ष प्राधिकरण द्वारा निजी संस्थाओं को दी गई अनुमति की भी जांच करती है। अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के अनुपालन पर सवाल उठाती है। जिस प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है उसमें नगर निगम द्वारा वृक्ष प्राधिकरण का अनुचित गठन शामिल है, जो महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र के संरक्षण और संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आवश्यक विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त करने में विफल रहा। अब इस बारे में कोर्ट में क्या कुछ हुआ, डिटेल में समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। जनहित याचिका पेड़ों की कटाई के लिए वृक्ष प्राधिकरण द्वारा निजी संस्थाओं को दी गई अनुमति की भी जांच करती है। अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के अनुपालन पर भी सवाल उठाती है और इसके एक प्रक्रिया पर सवाल उठा है और इस जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही। और जिस प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है उसमें नगर निगम द्वारा वृक्ष प्राधिकरण का अनुचित गठन शामिल है, जो महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र संरक्षण और संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आवश्यक विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त करने में विफल रहा। आइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ, डिटेल में इंडिया लीगल वेब रिसर्चर माधवी पाठक से जानने की कोशिश करते हैं, जो केस को फॉलो कर रही हैं। माधवी, आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो यह सुनवाई हुई है, जिसमें वृक्ष प्राधिकरण से जुड़ा यह मामला है, इसमें आम लोगों को क्या कुछ इससे समझने की जरूरत है और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया? ये केस पीआईएल है, जो महाराष्ट्र ट्रीज एक्ट 1975 के तहत ट्री अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शनिंग को चैलेंज करता है। पिटीशन में ये कहा गया है कि सेकंड रिस्पोंडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्ट प्रोविजंस को वायलेट किया है, क्योंकि उन्होंने ट्रीज एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के तहत एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया। इसकी जगह सिर्फ इलेक्टेड काउंसिल ट्री अथॉरिटी में अपॉइंट किया गया, जिससे ये बॉडी इम्प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हो गई। केस में ये भी हाईलाइट किया गया है कि हाई कोर्ट के कुछ प्रीवियस ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया, जैसे द केस ऑफ दीपक बालकृष्ण वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड रोहित जोशी। पीआईएल में ये भी देखा गया है कि ट्री अथॉरिटी ने प्राइवेट एंटिटीज को ट्रीज कट करने के लिए परमिशन दी, और ये क्वेश्चन उठाया गया है कि ये परमिशन एक्ट और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये प्रोसीजर क्वेश्चनिंग में भी है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ट्री अथॉरिटी को इम्प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया गया था, जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के तहत जरूरी था। और इस अनलॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ने जो फेलिंग के लिए परमिशन दी, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल प्रेसिडेंस को वायलेट करती है। पिटिशनर ने ये प्रे किया है कि ट्री अथॉरिटी को अनलॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड डिक्लेयर किया जाए, तब तक वो लॉफुली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होती। इसके अलावा पिटिशनर ने अब ये भी रिक्वेस्ट किया है कि ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस को रिव्यू किया जाए, ताकि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल रूलिंग्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर किया जा सके। बहुत शुक्रिया माधवी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चीजों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि एक सिविल केस में कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कैसे मुकदमा दायर कर सकता है। When can you file a civil case in court? The right to sue तब होता है जब आपका लीगल राइट किसी के द्वारा वायलेट या क्लियरली थ्रेटन किया जाता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ तभी सिविल केस फाइल कर सकते हो जब आपके पास रिलीफ लेने के लिए वैलिड रीजन हो, बिना किसी प्रॉपर बेसिस या जल्दबाजी में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदेव सिंह 1991 केस में एक्सप्लेन किया कि राइट टू सू एक कंक्रीट लीगल राइट है, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं। ये एक्शनेबल तब होता है जब आपके राइट्स का एक्चुअल इन्फ्रिंजमेंट हो या एक क्लियर और अनडिनाइबल थ्रेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट हो।
सिंपल टर्म्स में आपके पास एक रियल और स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए केस फाइल करने के लिए, जो फैक्ट से सपोर्ट हो और अगर प्रूफ हो जाए तो आपको रिलीफ मिल सके। एक रिसेंट जजमेंट में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब एक सूट रिजेक्ट होता है तो नए केस के लिए राइट टू सू रिजेक्शन की डेट से स्टार्ट होता है, ऑर्डर 7 रूल 13 ऑफ CPC के हिसाब से। लेकिन ये नया केस 3 साल के अंदर फाइल करना जरूरी है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.